जब सपोर्ट, whenever we would talk about support and operations, तो सपोर्ट आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से चाहिए टॉप मैनेजमेंट की, ताकि आप उसको बनाएं, ठीक है, उसको एस्टैब्लिश करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और फिर उसको प्रॉपर्ली मेंटेन भी करें। क्योंकि देखें, एक गाड़ी आप खरीद लेते हो नई, लेकिन अगर उसका तेल पानी टाइम पे नहीं चेक करवाओगे तो वो 1 साल में ही पुरानी हो जाएगी। आप कोई चीज गाड़ी लेते हो, मोटर बाइक लेते हो, तो उसको प्रॉपर वेल मेंटेन कराते हो, तभी वो लॉन्ग टर्म चलता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट के लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ से बतानी थी आपको। बाकी हम फिर वापस आते हैं अपने लेक्चर पे। इस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। Anyone has any question regarding the management system that we have discussed, so I can answer you. आमिर भाई, आप जरा मुझे बताएं मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से जो भी हमने पढ़ी है चीजें, थोड़ा डिस्क्राइब करें। हेलो आमिर भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। आज शायद थोड़ा नेटवर्क का मसला है आपकी तरफ, शायद मेरी तरफ नेटवर्क का मसला है, क्यों? जी सर, आज आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मुझे भी कट कट के आ रही है, ये तो यार प्रॉब्लम है। अच्छा चले, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप बेहतर है थोड़ी? बस आ जाती, थोड़ी सी कटती है फिर आ जाती है सर। मतलब मैंने एंड पे ये बताना था आपको, मतलब अभी आ रही है आवाज, तो आ रही है आपकी। अच्छा चले, आ रही है। अब मुझे बताइए, अगर नेटवर्क का इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे बता दें, मैं तो समझ रहा हूँ कि आपको आवाज आ रही है प्रॉपर्ली। चले दोबारा से पूछ लेता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मुझे ये 45,001 के हवाले से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बताएं, क्या अंडरस्टैंडिंग है? मतलब सर, जो हमने पहले पढ़ा था ILO 2001 और ये ISO अपना, इसमें सब थोड़ा मतलब कि डिफरेंट है उसमें से, लेकिन इसमें जो आपने बताया कि PDC है वो कॉमन ही रहेगा दोनों में। और इसमें क्या है, मतलब कि इसमें प्लानिंग थोड़ा हटके हो जाती है सर, मतलब इम्प्लीमेंट ज्यादा हो जाता है। नहीं, प्लानिंग हल्की शल्की नहीं होती, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें कुछ एडिशनल चीजें हैं। एडिशनल चीजें क्या कि आपने ये भी कंसीडर करना है कि जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो वो काम क्या कर रही है, यानी कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर आप एक्सटर्नल इंटरनल पार्टीज को भी देखोगे, आप वर्कर की पार्टिसिपेशन भी देखोगे, इंटरेस्टेड पार्टीज की एक्सपेक्टेशंस भी देखोगे। और इम्पोर्टेंट तरीन बात जो इसमें है, जो इन्होंने मिडल में रखी है और उसको इम्पोर्टेंस दी है, वो क्या है कि वर्कर की पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट, ये दोनों चीजें जरूरी हैं अगर आपने एक अच्छा इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। अदरवाइज कोई आपका मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव नहीं होने लगा, ठीक है, अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे। अगर मैनेजमेंट कमिटेड नहीं होगी, मैनेजमेंट तैयार नहीं होगी उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, और आपकी जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो भी अपनी विलिंगनेस नहीं शो कराते, पार्टिसिपेशन नहीं शो कराते, ठीक है। दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये बड़े इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम है और हमने आगे पढ़ना ही मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। अच्छा, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। अब आप बाकी जो भी पढ़ोगे वो आप पॉलिसी के हवाले से पढ़ोगे, ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन के हवाले से पढ़ोगे इस चैप्टर में। तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है ना, वो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, 3 पार्ट्स का बना हुआ। पॉलिसी करती की है, पॉलिसी में आप टारगेट सेट करते हो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि करना क्या ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन क्या टारगेट्स, क्या गोल सेट करती है और उनको अचीव करवाने के लिए क्या क्या इकदाम करती है, ठीक है। तो पॉलिसी का मकसद ये होता है सेटिंग टारगेट्स, ठीक है। अब आप टारगेट कैसे सेट करोगे? देखो, ये ना, पॉलिसी को ये भी कहा जाता है कि ये बुनियादी डॉक्यूमेंट है, जो समझ ले कि किसी इमारत की बुनियाद डालनी होती है ना, तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से इकदाम करने लगती है तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाती है। सबसे पहले पॉलिसी में वो क्या करती है, अच्छी अच्छी बातें बताती है, ऑर्गेनाइजेशन अपने एम सेट करती है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी के हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, वो बताएगी कि हम इन एम्स को कैसे अचीव करेंगे,
हम लॉज को कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है, तो अच्छी अच्छी बातें करती है। और पॉलिसी बनाने भी एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन उससे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। तो अगली स्लाइड अगर आप देखें तो इसमें ये क्या बता रहा है कि द फाउंडेशन स्टोन फॉर गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ये बुनियाद है किसी भी अच्छे मैनेजमेंट सिस्टम की, क्योंकि पहला स्टेप है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन एम्स बताती है, अपने टारगेट्स बताती है कि हमने क्या अचीव करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली उन एम्स टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको अच्छी मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। तो आइडेंटिफाई हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन करेगा इनको अचीव। ये जो एम्स ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं यहाँ पे, इनको अचीव कौन लोग करेंगे, ठीक है, और कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, शो हाउ द एम्स आर टू बी अचीव, ठीक है। और पॉलिसी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफर करेगी। हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, इस पे डिस्कस कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी है मेरे ख्याल में इससे रिलेटेड जी, कि दो ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिफरेंट क्यों होती है, सेम क्यों नहीं हो सकती। क्या वजह है कि एक ही हम पॉलिसी नहीं बना देते हैं जो सब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फिट आए। तो व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग इट सुलेमान भाई, क्यों पॉलिसी सेम नहीं होती दो ऑर्गेनाइजेशन की। सर पॉलिसी इसलिए सेम नहीं हो सकती क्योंकि जो हम कॉन्टेक्स्ट देखे हैं वो डिफरेंट हो सकता है। किसी कंपनी की काम की नौयत डिफरेंट हो सकती है, किसी कंपनी की काम की नौयत और तरह की हो सकती है, तो ठीक है, उस तरह के नेचर, हिसाब से फिर इसको आप कहते पॉलिसी। हैं नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और जी सर, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकता है सर, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ हैजर्ड्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स हो सर सकती ये अगर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी कहीं कहीं किसी क्लाइंट के साथ काम कर रही है, अब क्लाइंट भी तो डिफरेंट हो सकते हैं ना, तो वहाँ के एजेंट भी डिफरेंट हो सकते हैं। है। आपकी आवाज कटी है, क्या कहा आपने। मैंने कहा अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी किसी क्लाइंट के साथ काम काम करे तो क्लाइंट्स भी तो डिफरेंट हो सकते हैं, जगहें डिफरेंट हो सकती है। अब कोई यानी कि मिसाल के तौर पर कोई क्लाइंट पेट्रोकेमिकल बना रहा है, कोई गैस बना रहा है, कोई मतलब उसका प्लास्टिक बना टाइप रहा है, तो उस टाइप के एजेंट भी डिफरेंट हो। टाइप ऑफ वर्क डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, जो बिल्कुल काम बिल्कुल कर रहे हैं। आ, अगर एक ये इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि दो कंपनी सेम काम करती हैं लेकिन फिर भी उनकी पॉलिसी डिफरेंट हो सकती है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकती है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकता है, उनके नंबर ऑफ पीपल डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स द सेफ्टी डिफरेंट हो सकती है, उनके लॉस और कंपनी की मैनेजमेंट की कमिटमेंट डिफरेंट हो सकती है। मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी, एक कंपनी की मैनेजमेंट कमिटेड है, दूसरी कंपनी की नहीं है, तो ऑब्वियसली जिसकी कमिटेड होगी उसकी अच्छी पॉलिसी होगी, बेहतर पॉलिसी होगी दूसरी कंपनी के मुकाबले, ठीक है। तो ये आपके आर्गुमेंट पॉइंट है इसमें। अच्छा, ये जरा मजे का क्वेश्चन है कि क्यों आपके ख्याल में पॉलिसी क्यों जरूरी है, पहला क्वेश्चन इसका मुझे जवाब दो। पॉलिसी सर आपकी पॉलिसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा बनाती है, बिल्कुल बेस एक स्ट्रक्चर बनाती बनाती है, है ना। राइट, दिस इज द राइट वे। कि और पॉलिसी स्ट्रक्चर बनाती है, पॉलिसी रास्ता तय करती है, पॉलिसी आपको बताती है क्या आपकी मंजिल है और कौन सा रास्ता है जिसपे चल के आपको आपकी मंजिल मिलेगी। गॉट दिस पॉइंट, कैसे अचीव कर। जी जी। कैसे अचीव करोगे, क्या आपके किस तरह आपने उस डायरेक्शन, जो आप डायरेक्शन सेट करे हो उसको अचीव कैसे करोगे, ठीक है, वो रास्ता कौन सा है जिसको आपने फॉलो करना है। और उसी में फिर आपको ऑब्वियसली हर्डल्स भी फेस आएंगी। आप ये भी बताते हो कि टारगेट्स क्या हैं, आप ये भी बताते हो उनको कैसे अचीव किया जाएगा और कौन करेगा अचीव, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई माइट टू ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि दो ऑर्गेनाइजेशन काम भी सेम करती हैं फिर भी उनकी पॉलिसी डिफरेंट है। तो मेरे भाई उनकी उनके लेवल ऑफ हैजर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है एक जो प्रोसीजर वो फॉलो करें काम करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करती है, दूसरी डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करती है। तो डिपेंडिंग अपॉन टाइप, बेशक वो उनका क्या नाम है काम सेम है लेकिन वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट यूज कर सकती है अपने काम में, वो प्रोसेसेस डिफरेंट यूज कर सकती हैं, उनकी साइज कंपनी का डिफरेंट हो सकता है, तो ऑब्वियसली पॉलिसी भी इसी को करेगी जब दो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो, ठीक है। आइए लोग की रिकमेंडेशन हमें क्या कहती है कि पॉलिसी
वहां वहां आपने डिस्प्ले करनी है जहां जहां भी लोग काम कर रहे होंगे, और उस लैंग्वेज में कंसिडर करती है जो लोग समझते हैं। यानी अगर आपकी साइड पे वर्कर चाइनीज है तो चाइनीज लैंग्वेज में भी आपने पॉलिसी लगा के रखनी है, क्योंकि पॉलिसी का मकसद ये नहीं होता कि बना के आप कागज में सजा के टेबल के नीचे रख दो या दराज में घुसा दो। पॉलिसी सबसे शेयर करने के लिए होती है, क्योंकि ये आपकी कमिटमेंट टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी बताती है। बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन आप कितने कमिटेड हो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग, ठीक है। जी सर, हमारे यहाँ भी ना हर ऑफिस में, जैसे हमारे लीड एग्जीक्यूटिव का अलग ऑफिस है, इंचार्जेस का अलग, तो सारी जगह ना ये पॉलिसीज ना लगा रखी है उन्होंने हाँ, कंपनी और की। अंडरस्टूड लैंग्वेज नॉर्मली इंग्लिश में लगाई जाती हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसा है कि अगर वो आज वहाँ पे वर्कर ज्यादा कोरियंस होंगे तो कोरियन लैंग्वेज में भी लगा देंगे वो, ठीक है। अगर चाइनीज होंगे चाइनीज लैंग्वेज में भी लगा देंगे, ये रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और अरबी, ये 3-4 लैंग्वेज क्योंकि में वो लगा। सारे ज्यादातर लोग उस जुबान को समझते हैं, ठीक है, तो जी ये सर। इफेक्टिवनेस होती है। अच्छा, पॉलिसी के ना 3 पार्ट्स हैं, हमने समझ लिया। पॉलिसी को जब हम इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो 3 पार्ट्स में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, और 3 पार्ट्स हैं जो इनको आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आप एक्रोनिम याद कर लो गोवा का, GOA, गोवा। पॉलिसी के 3 पार्ट्स हैं जिसके लिए आपको मैं एक्रोनिम बता रहा हूँ, गोवा। गोवा से पहला पॉइंट है जी से बनता है जर्नल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। जनरल के बाद क्या बताया? जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ये बल्कि अगली स्लाइड में मैं दिखाई देता हूँ आपको, होगा जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। यानी आप काम क्या करने लगे हो, आप इरादा क्या आपका। इंटेंट का मतलब होता है इरादा, ठीक है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, देन ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपने पॉलिसी में टारगेट सेट किए हैं इनको अचीव कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को अप्लाई करोगे। फिर क्या करेंगे आप, क्या अरेंजमेंट्स करोगे, क्या इकदाम करोगे जिससे आपकी ये पॉलिसी के टारगेट्स अचीव होंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट्स होते हैं हमेशा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के। एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, फिर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन है, और लास्टली आपके पास अरेंजमेंट सेक्शन है। क्या काम करना है, कौन करेगा वो काम, और किस तरह से वो काम परफॉर्म किया जाएगा। तो ये 3 पार्ट्स है पॉलिसी के। जो आपकी जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है यानी कि इरादा, ठीक है, तो इरादा जो है वो आपका टॉप मैनेजमेंट की तरफ से ही आएगा, ठीक है। एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सेट करना, बताना, गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करना। तो जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में आप क्या क्या काम करोगे, राव भाई आप बताएं जरा। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में क्या क्या आप इकदाम करोगे, क्या काम करने लगे। सर उसमें बताया जाएगा कि हमें कि भी हमने कौन से काम करने और किस तरीके से करने, वेज बताए जाएंगे। देखो व्हाट इज गोइंग टू डन में हम तरीके नहीं, तरीके हम बताएंगे अरेंजमेंट्स में, ठीक है। व्हाट इज गोइंग टू बी डन में आपने करना है, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, राइट। हमने बताना है कि हम ऑब्जेक्टिव्स, अच्छी अच्छी बातें करनी होती हैं जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में, कि हम अच्छे टारगेट सेट करेंगे, हम कानून को फॉलो करेंगे, हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। हम तमाम लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में आगाह करेंगे जितने भी लोग होंगे। और हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हमेशा टॉप मैनेजमेंट का बंदा साइन करेगा, ठीक है, और उस पर रिव्यू डेट भी लिखेगा। यानी अगर उसामा भाई हैं या आमिर भाई हैं, इनकी अपनी कंपनीज हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि यार आप पॉलिसी पे साइन कर दो। ये खुद टॉप मैनेजमेंट के जो बंदे हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी पे साइन करेंगे, और उस पर रिव्यू की डेट भी डालेंगे जो नॉर्मली 1 साल या 6 महीने बाद की होती है। अब ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि सेट करेंगे, टारगेट्स वगैरह सेट करेंगे अपने, और रेगुलर रिव्यूज करेंगे, और सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस ये है कि टॉप मैनेजमेंट का बंदा क्यों करेगा, कोई आम बंदा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कमिटमेंट शो कर रहा होता है कि टॉप मैनेजमेंट के बंदे ने अगर साइन किए हैं तो ही इज विलिंग इनफ, वो विल कर रहा है, वो चाह रहा है, उसकी विलिंगनेस है कि यार मैं सेफ्टी को फॉलो करूंगा, ठीक है, और अपनी टीम से भी करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ जाती है ना। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि आप किसी इदारे में गए हो सीवी लेके अपनी, आपको बता दिया था आपके किसी जानने वाले ने कि फलान चौधरी साहब के पास चले जाना, आपकी जॉब हो जाएगी, ठीक है। आप जाते हो बड़े तैयार श्यार होके, टाई शर्ट पहन के, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके
बाहर आपको पीएन जो है वो रोक लेता है, चौकीदार रोक लेता है। चौकीदार को आप समझाते हो जी मैंने चौधरी साहब से मिलना है, मेरी सीवी है, काइंडली उनको उन तक पहुंचा दे, मेरा काम बन जाएगा। पीएन कहता है पुत्र टेंशन नहीं लेनी, आप मुझे सीवी दे दो, जो है ना मैं पहुंचवा दूंगा, आपका काम हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं काम की पावर किसके हाथ में है? काम करने की पावर किसके हाथ में है? पीएन के हाथ में है कि चौधरी साहब के हाथ में है? चौधरी के हाथ में सर। चौधरी साहब के हाथ में है ना। तो बेहतर ये है कि चौधरी साहब के साथ जाके मिलो कि पीएन को ही दे के आ जाओ आप। आपके ख्याल में आपका काम ज्यादा जल्दी कैसे बनेगा? सर डायरेक्ट उसके पास जाने से, चौधरी के पास जाने से। क्यों? क्योंकि ही हैज द अथॉरिटी। ठीक है, तो जिसके पास अथॉरिटी होती है, इसीलिए अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास है, इसीलिए टॉप मैनेजमेंट के सिग्नेचर वो चाहते हैं। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में अगर आप पॉइंट देखो तो वो यही बात डिस्क्राइब कर रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, आप लॉ से कंप्लाई करते हो, स्टैंडर्ड अचीव कराते हो, और तमाम लेवल पे वर्कर को बताते हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है, अच्छी अच्छी बातें करते हो। ये साइन और डेट करेगा मोस्ट सीनियर पर्सन जो भी टॉप मैनेजमेंट में होगा, और इसको रेगुलरली रिव्यू किया जाएगा। रेगुलर रिव्यू करने का मकसद ये होता है कि कोई भी आपके टारगेट जो है वो जिंदगी भर के लिए नहीं है, वो चेंज करने पड़ेंगे। रिव्यू का वर्ड तो अपने साथ बांध लो ना, ये हर चीज में आपको रिव्यू करना पड़ेगा, चीजों को टाइम टू टाइम एड्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मैं ऑब्जेक्टिव्स का वर्ड या टारगेट का वर्ड यूज करता हूँ, ठीक है, तो टारगेट या ऑब्जेक्टिव्स सेफ्टी की लैंग्वेज में कहते हैं स्मार्ट होने चाहिए। कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स रखते हो वो आप ऐसे ही रैंडमली नहीं रख लो, के लिए उसके लिए स्पेशल एक टर्म यूज होती है स्मार्ट की। अब ये स्मार्ट की टर्म है, इससे क्या मतलब है, ये ब्रेक डाउन करके एक एक्रोनिम इन्होंने बनाया हुआ है। स्मार्ट से मतलब है कि आपका स्पेसिफिक टारगेट्स होने चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए, आप एक गाड़ी में बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने लाहौर में ही जाना है, कहीं और नहीं जाना। यू शुड नो योर टारगेट। वो टारगेट मेजरेबल होना चाहिए जिसको आप जान सको, क्वांटिफाई कर सको। हवा में कोई टारगेट वो नहीं होता जो रैंडम होता है, टारगेट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इट शुड बी अचीवेबल। ऐसे टारगेट रखते हैं जो अचीव भी हो सके। आपको पता है आप एक साल में आप कहते हो कि जी मेरी कंपनी का टारगेट है एक साल में मैं अपने एक्सीडेंट रेट 0 कर दूंगा, तो 0 करना इज नॉट अचीवेबल अगर आपके पिछले साल जो एक्सीडेंट रेट था वो महीने में 10 एक्सीडेंट होते। तो आप एक रीजनेबल टारगेट रखोगे कि मैं 20% तक 30% तक अपने जो है एक्सीडेंट कम कर दूंगा अगले साल। तो दैट इज अचीवेबल, दैट इज रीजनेबल। आपके पास उतने रिसोर्सेज होने चाहिए, उतना पैसा, उतने ह्यूमन रिसोर्स, उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए जिनके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ। और लास्टली टाइम बाउंड होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते आपने एक टारगेट रख लिया और कोई जिंदगी भर की छूट दे दी है या जब मर्जी कर लो, ऐसा नहीं होता। नीचे बड़ी खूबसूरत एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि अगर आपका टारगेट ये सेट किया गया है, कंपनी ने ये टारगेट दिया, ऑब्जेक्टिव ये आपका कि 48 रिस्क असेसमेंट आपने 12 मंथ के टाइम पीरियड में रिव्यू करनी है, यानी एक साल में रिव्यू करनी है। तो आप देखो ये आपको उसने बता दिया कि कितनी क्वांटिफाई करना भी बता दिया, 48 स्पेसिफिक भी बता दिया है, उसने आपको टाइमलाइन भी बता दी है और रीजनेबल टाइम दी है। ठीक है, अचीवेबल है। 48 रिस्क असेसमेंट आप आराम से एक साल में रिव्यू कर सकते हो। तो स्पेसिफिक टारगेट देने हैं, मेयरेबल देने हैं, अचीवेबल देने हैं, ठीक है, और रीजनेबल भी हो, टाइम स्केल्स भी डिफाइन हो, टाइम बाउंड हो। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है जब आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो। और ऑब्जेक्टिव चले, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव हमने कहा ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। मुझे अब आप लोग ये बात बताएं कि ऑब्जेक्टिव स्मार्ट सेट कैसे करेंगे हम, कैसे हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किए हैं दे वो वाकई में स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है। सर वो तो टाइम के साथ पता चलेगा ना, इवैल्यूएशन होगी तभी पता चलेगा। नहीं सर ऑडिट के थ्रू? नहीं, देखें दोबारा से मेरा क्वेश्चन सुनो। मैंने क्वेश्चन आपसे ये किया है कि आपने ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करने हैं, ठीक है, तो उनमें क्या चीजें कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्टिव स्मार्ट सेट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जिससे आपको ये श्योरिटी हो जाएगी यार ये जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स है ना ये अब स्मार्ट ही होंगे। किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे?
देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टारगेट्स हैं आपके, तो टारगेट किसी किसी के थ्रू अचीव कराओगे ना, किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे के थ्रू, ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन अचीव करेगा ये ऑब्जेक्टिव्स, क्या वो इतना कॉम्पिटेंट है कि ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी कर सकता है। चलें, हमने देख लिया कि एक कॉम्पिटेंट बंदा हम ले आए हैं, फिर हमने वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले तो उससे भी बल्कि एक पहले स्टेप आता है सेट करने का ऑब्जेक्टिव्स को। क्या हमारे टारगेट हमें पता भी तो हो कि क्या टारगेट्स हैं हमारे, हमारी कंपनी क्या चाहती है हमसे, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सेट करोगे अपने टारगेट्स, ठीक है, ठीक है। तो और ये देखोगे कि किसने सेट करनी है टारगेट्स, आपको ये पता होना चाहिए। फिर दूसरा फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फंक्शनल लेवल पे कैसे ऑपरेट करेंगे, यानी टॉप मैनेजमेंट से लेकर मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट तक कैसे आप मैक्रो ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, और माइक्रो, मैक्रो मतलब बड़े टारगेट जो कि कंपनी लेवल पे होंगे, माइक्रो लेवल के मतलब जो मिडिल मैनेजमेंट या लोअर लेवल पे जो टारगेट्स आपके होंगे वो कैसे आप अचीव करोगे। नेक्स्ट फिर आप ऑब्वियसली जुगाड़ू पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, लीगल का पॉइंट है, आपने लीगल इश्यूज को भी कंसीडर करना है कि कानून क्या कहते हैं इस हवाले से। आपने फाइनेंशियल अपनी जेब भी देखनी है, क्या क्या आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि आप ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट सेट करने लगे हो, तो इसके लिए कि आपके पास पैसा है। ऑब्जेक्टिव तो अपने बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है जी, इस तरह के होने चाहिए, लेकिन आपके पास उसके लिए कुछ तेल पानी भी होना चाहिए ना ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। आप क्या मैनुअली अचीव करते हो, पुरानी घसी पिटी टेक्नोलॉजी यूज करते हो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करोगे, ठीक है। और क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव जो सेट करने लगे हैं, ये खाली हमसे रिलेट नहीं करेंगे, सब लोगों से रिलेट करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, तो उनकी राय को भी हम अहमियत देंगे, उनके व्यूज को भी हम अहमियत देंगे, ठीक है। ये ना नेक्स्ट स्लाइड करने लगा हूं, उसमें देख लें, एक दफा क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि हम कैसे ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करते हैं। ठीक है भाइयों, क्लैरिटी आई है थोड़ी कि क्यों टारगेट स्मार्ट सेट करते हैं और किन किन इश्यूज को हम कंसिडर करते हैं जब हम अपने स्मार्ट टारगेट सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी होम एक्सरसाइज है, ग्रुप एक्सरसाइज, ये आपने घर से मुझे करके कल बतानी है कि टारगेट्स जो हम सेट करते हैं वो किस तरह के टारगेट्स होने चाहिए और क्या टारगेट्स होने चाहिए। जर्नल एग्जांपल्स आपने मुझे बतानी है कल कि हमारे टारगेट रिगार्डिंग सेफ्टी क्या होने चाहिए। हमने तो कहा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, अब वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं साइड पे रह के, ये आप लोग बेहतर बताओगे, ठीक है। बाकी क्या नाम है आपका, राव सामा भाई, जी आवाज आ रही है सामा भाई आपको? हेलो जी 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 आ रही है। जी। अच्छा उसामा भाई, आपने जो कल का लेक्चर था वो पूरा लिया था? हाँ जी लिया था तकरीबन, वो दरम्यान में थोड़ा बहुत कि डिस्कनेक्ट हुआ आपकी था नेट की आवाज वजह से ना। काफी कट रही थी। मैंने कहा मेरा जो कल लेक्चर लिया था मैंने लिया था काफी हद तक, दरम्यान में थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था ना, बस थोड़ा बहुत वही मिस हुआ था। चले कोई इशू नहीं है, आपको वो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है, इसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ, जी अगर जी किसी ने रिवीजन करनी हो जी या जी कोई पॉइंट मिसिंग हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। आज के ठीक लिए इतना ही है, ठीक है सर। इंशाल्लाह कल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, बिगनिंग अपनी करेंगे। और ये आपने ये वाला क्वेश्चन जो है टारगेट्स वाला ना, ये अपने घर से करके पहले हम इस पे डिस्कशन करेंगे और फिर हम अपनी बात आगे लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है भाइयों, बर्दाश्त करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।